एक ऐसी दुनिया जहां नियम बदल चुके हैं, एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। यूनिवर्सल क्लास चेंज का युग। और पूरी दुनिया में कहीं भी कभी भी दूसरे संसार के डंजन्स खुल रहे हैं। अनगिनत लोगों ने मार्शल प्रोफेशन चुने, अपनी जान जोखिम में डाली, डंजन्स को क्लियर किया और एलियन मॉन्स्टर्स से लड़ाई की। इस तरह मानवता धीरे धीरे विकसित हुई और जल्द ही न्यू पीपल नाम के एक नए वर्ग का उदय हुआ। हालांकि हमारा मुख्य किरदार मार्टिन इस नई दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका कजिन ताना मारते हुए बोला कि हीरो को तो पहले ही परिवार से निकाल दिया गया है। फिर भी मार्टिन के मन में उम्मीद थी कि वो कुछ बदल सकता है, अगर वो अपनी क्लास बदल ले। कजिन काल ने उसे नीची नज़र से देखते हुए कहा कि वो अपनी पूरी जिंदगी सबसे नीचे ही बिताने लायक है। लेकिन मार्टिन ने हार नहीं मानी। उसने कसम खाई कि वो हर अपमान का बदला लेगा और कई गुना ज्यादा लौटाएगा। काल सिर्फ हंसा। उसके लिए मार्टिन बस एक मजाक था। लड़के ने अपना पैर उठाया, अंतिम वार करने के लिए, और मजाक उड़ाते हुए कहा कि हीरो अगले जन्म में सपने देखता रहे। तभी पुजारिन अचानक आगे बढ़ी। उसकी उपस्थिति ने तुरंत सभी को शांत कर दिया। ठहराओ, उसने याद दिलाया कि ये क्लास चेंज का मंदिर है, यहाँ कोई भी हंगामा नहीं करेगा। काल ने नाखुशी से नाक सिकोड़ ली, लेकिन पीछे हट गया। जाते जाते उसने कहा, मार्टिन सिर्फ किस्मत से बच गया। पुजारिन ने मार्टिन की ओर हाथ बढ़ाया और पूछा कि क्या वो ठीक है। मार्टिन ने उसका हाथ थामा और खड़ा हो गया। धीरे धीरे और लोग मंदिर में आने लगे। जल्द ही जगह पूरी तरह भर गई। फिर समारोह शुरू हुआ। लोग एक एक करके लाइन में खड़े हुए, अपनी अवेकनिंग करवाई और उनके परिणाम एक गोले में दिखाई देने लगे। किसी को डी रैंक सैनिक क्लास मिली। मार्टिन अच्छी तरह समझता था, एक इंसान की कीमत उसकी क्लास से तय होती है। जितनी ऊंची रैंक, उतनी ज्यादा ताकत। जल्द ही काल की बारी आई। जैसे ही उसने गोले को छुआ, उसे बी रैंक नॉविस हीरो क्लास मिली। भीड़ में फुसफुसाहट और हैरानी फैल गई। पहली अवेकनिंग में बी रैंक मिलना बहुत बड़ी बात थी। काल ने मुड़कर मार्टिन को देखा और ताना मारा कि वो डी रैंक किसान भी बन जाए तो किस्मत समझे। ठंडे और दृढ़ स्वर में। मार्टिन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो जानता था, अगर उसे बदला लेना है तो उसे हर हाल में एक कॉम्बैट क्लास चाहिए। आखिरकार वो गोले के सामने पहुंचा और उसने हाथ रखा। उसी क्षण कुछ अजीब हुआ। गोला कांपने लगा। ऊर्जा की लहरें फैलने लगीं, जैसे कोई विशाल शक्ति जाग रही हो। मार्टिन की आंखें चौड़ी हो गईं। गहरा नीला अंधेरा बाहर निकलने लगा। हॉल में ठंड की लहर दौड़ गई। लोग हंस रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो गया। अगले ही पल एक काला भंवर फूट पड़ा। मार्टिन हवा में उठ गया, नीली चमक से घिरा हुआ। और फिर एक संदेश प्रकट हुआ। एसएसएस रैंक डार्क समनर क्लास जाग चुकी है। आश्चर्य से मार्टिन धीरे धीरे नीचे उतरा। उसका रूप बदल चुका था। उसके पीछे मृत्यु की देवी की एक विशाल छवि प्रकट हुई। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। ये असंभव था, क्योंकि एस रैंक ही सबसे ऊंचा माना जाता था। मास्टर ने उसे बधाई दी, लेकिन कहा कि ये क्लास बहुत महंगी है और उसकी असली ताकत शायद डी रैंक जितनी ही होगी। हंसा और बोला कि एसएसएस रैंक कचड़ा क्लास मार्टिन के लिए बिल्कुल सही है। फिर उसने लड़ाई का प्रस्ताव रखा। ठंडे स्वर में मार्टिन ने सिर उठाया और लड़ाई के लिए हां कर दी। काल तलवार निकालकर उसकी ओर दौड़ा, मारने के इरादे से। तभी जमीन से एक कंकाल हाथ निकला। काल रुक गया। डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। और फिर एक विशाल भूत प्रकट हुआ। काल चीख पड़ा। ठंडे और आत्मविश्वास से कहा। मार्टिन ने शांत स्वर में कहा, उसे खुद भी नहीं पता कि उसने कैसी शक्ति पाई है। नीली आग भड़क उठी और मृत्यु की देवी प्रकट हुई। भयभीत हुआ। काल कांपने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। भयावह और निर्णायक तरीके से देवी मुस्कुराई और बोली, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। अगले ही पल काल की आंखें फट गईं। उसका शरीर भीतर से फट गया
और वो वहीं मर गया। भीड़ सन्न रह गई। एल्डर गरजते हुए बोला कि हीरो ने क्लास चेंज के मंदिर में एक आदमी की हत्या करने की हिम्मत कैसे की। लेकिन मार्टिन ने शांत स्वर में जवाब दिया, यह हम दोनों के बीच एक निष्पक्ष लड़ाई थी। हालांकि एल्डर कोई सफाई सुनने को तैयार नहीं था। उसके चारों ओर चमकदार सौर ऊर्जा घूमने लगी। उसने कहा कि अगर यांग परिवार का एक सदस्य यहां मर गया तो वो परिवार को क्या जवाब देगा। इसलिए वो खुद अपराधी को यहीं खत्म करेगा। लेकिन मार्टिन जरा भी नहीं डरा। उसके सामने एक काला ऊर्जा भंवर घूमने लगा। लेकिन हमला पहुंचने से पहले ही डार्क नाइट आगे बढ़ी। उसका अंधकार एल्डर की चमकती रोशनी से टकराया। फिर देवी ने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ते हुए धीरे से पूछा, क्या मैं इस आदमी को भी मार दूं? लेकिन मार्टिन ने शांत स्वर में कहा, अभी खुला युद्ध शुरू करना जल्दी होगा। बस दुश्मन को एक सबक सिखाना काफी है। डार्क नाइट ने हल्का सा सिर झुकाया। फिर उसकी हथेली में गहरी बैंगनी ऊर्जा इकट्ठी होने लगी। उसी समय एक कंकाल योद्धा शाया से निकलकर एल्डर पर टूट पड़ा। मार्टिन ने शांत स्वर में कहा कि काल की मौत की बात पूरी तरह सही नहीं थी। असल में उसके पास एक पैसिव स्किल थी, फॉल्स डेथ। ये स्किल उसे एक बार घातक चोट से बचा सकती थी। लेकिन इस हालत में भी काल जहर उगल रहा था। वो चिल्लाया कि मार्टिन सिर्फ कचरा है और उसमें उसे मारने की हिम्मत नहीं। उसने धमकी दी कि अगर उसने उसे छुआ भी तो यांग परिवार के सारे एल्डर्स उसे मरने तक नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मार्टिन ने उसे घिसटते हुए देखा और तिरस्कार से मुस्कुराया। फिर शांत स्वर में बोला, तो फिर उन्हें आने दो। अगले ही पल उसने अपना पैर उठाया और पूरी ताकत से नीचे दे मारा। पत्थर की जमीन फट गई और इस बार काल की जिंदगी सच में खत्म हो गई। तुरंत सिस्टम नोटिफिकेशन आया, +1200 EXP प्राप्त, लेवल 2 हसल। कुछ समय बाद काल की लाश एक ताबूत में पड़ी थी। उसके चारों ओर यांग परिवार के एल्डर्स खड़े थे। एक एल्डर ने कड़वाहट से कहा, जिस कचरे को परिवार से निकाल दिया गया था उसी ने काल को मार दिया। उसने ताबूत पर मुट्ठी मारी और गुस्से से चिल्लाया, ये माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी वो हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा कि उसने पहले ही एक भारी रकम देकर मंदिर के हाई प्रीस्ट को बुला लिया है ताकि पुनर्जीवन अनुष्ठान किया जा सके। फिर उसने लंबे चोगे वाले व्यक्ति की ओर देखा और कहा, अनुष्ठान शुरू किया जाए। हाई प्रीस्ट ने शांत स्वर में कहा, यह तो बहुत साधारण बात है। फिर अनुष्ठान शुरू हुआ। उसने घोषणा की, जो भी व्यक्ति पिछले 24 घंटों में मरा हो उसे वो पुनर्जीवित कर सकता है। लेकिन अचानक उसकी आंखें फैल गईं। कुछ गलत था। उसी समय मार्टिन उसके सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, उसे पहले से पता था कि काल को पुनर्जीवित करने की कोशिश होगी, इसलिए उसने पहले ही एक छोटा सा बैकअप प्लान छोड़ दिया था। अचानक ताबूत से बैंगनी रोशनी फूटी। मार्टिन मुस्कुराया, ये है कॉप्स एक्सप्लोजन, और बोला, इसे एक छोटा सा उपहार समझो। अगले ही पल एल्डर्स के चेहरे डर से विकृत हो गए। फिर पूरा हॉल एक भयानक धमाके से गूंज उठा। काली ऊर्जा की लहर हर दिशा में फैल गई। ताबूत बैंगनी रोशनी में पूरी तरह गायब हो गया। मलबे के बीच एक एल्डर मुश्किल से खड़ा हुआ। उसे समझ आ गया वो सब कुछ खो चुका है। गुस्से में उसने आदेश दिया, मार्टिन को तुरंत वांटेड घोषित करो और उसके सर पर 1 करोड़ गोल्ड कॉइन्स का इनाम रखो। इस बीच दूसरी ओर था द केव ऑफ ट्रायल्स। ये इस दुनिया के सबसे शुरुआती डंजन्स में से एक था। अंदर के मॉन्स्टर्स काफी कमजोर थे, इसलिए ये शुरुआती लोगों के लिए एक आदर्श ट्रेनिंग एरिया माना जाता था। गुफा के भीतर एक टीम बॉस से लड़ रही थी। वो था लेवल 15 मिनटॉर। उसकी हेल्थ अभी भी फुल थी। उसका हर कदम जमीन हिला देता था। टीम लगातार पीछे हट रही थी, सही मौके की तलाश में। उसी समय मार्टिन एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर स्पष्ट बोरियत थी। उसने मन ही मन कहा, इस डंजन के मॉन्स्टर्स बहुत कमजोर हैं। टीम के एक सदस्य ने उसे देख लिया और ताना मारते हुए बोला, यह बेकार आदमी यहां क्या कर रहा है? दूसरे ने कहा, शायद ये सिर्फ ड्रॉप लूटने आया है, और हंसते हुए बोला,
बाद में इससे भी निपट लेंगे। आखिरकार मिनोटोर की आखिरी दहाड़ गूंजी। उसकी हेल्थ शून्य पर पहुंच गई। उसका विशाल शरीर धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। गुफा खुशी की आवाजों से भर गई। नए शिकारी राहत की सांस लेते हुए बोले, आखिरकार डंजन क्लियर हो गया। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। जमीन अजीब तरह से धड़कने लगी। गुफा जोर से कांपी। छत से पत्थर गिरने लगे और फिर जमीन के बीचों बीच एक घूमता हुआ पोर्टल खुल गया। एक विशाल लाल मैजिकल सर्कल पूरे फर्श पर फैल गया और पूरी टीम उसके अंदर फंस गई। उसी समय मार्टिन शांत भाव से शाया से सब देख रहा था। फिर एक भयानक दहाड़ गूंजी और मैजिकल सर्कल के केंद्र से एक विशाल राक्षस उभरा, एक काइमेरा। नए शिकारी डर के मारे बिल्कुल चुप हो गए। उनमें से एक ने कांपती आवाज में पूछा, ये किस तरह का राक्षस है? तभी एक योद्धा ने भय से भरी आंखों से कहा, हमारे सामने एक लेजेंडरी सीक्रेट बॉस खड़ा है, काइमेरा, जिसके प्रकट होने की संभावना सिर्फ 1 in 10,000 है। पूरा समूह निराशा में डूब गया। लेकिन उसी क्षण मार्टिन की आंखों में उत्साह चमक उठा। आखिरकार उसे एक दिलचस्प प्रतिद्वंद्वी मिल गया था। जब बाकी सभी उसके पीछे छिप रहे थे, मार्टिन आगे बढ़ा। उसके शरीर के चारों ओर नीली ऊर्जा जलने लगी। अगले ही पल काइमेरा ने अपना विशाल मुंह खोला और आग की एक प्रचंड लहर पूरी गुफा में फैल गई। एक शिकारी इतना बदकिस्मत था कि वो आग की चपेट में आ गया। उसके साथी बस उसे जलते हुए देखते रह गए। वो पल भर में राख बन गया। बाकी शिकारी घबराकर हर दिशा में भागने लगे। लेकिन इस अफरा-तफरी के बीच मार्टिन वहीं खड़ा रहा, सीधे उस राक्षस के सामने। बाकी योद्धा हताशा में पीछे हट गए। वे अच्छी तरह जानते थे, उनकी ताकत उस मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं थी। फिर काइमेरा ने एक और भयंकर दहाड़ लगाई और उसकी नज़र उस एक इंसान पर जाकर रुकी जो भाग नहीं रहा था। लेकिन मार्टिन जरा भी नहीं डरा। उसने बस अपना हाथ उठाया और शांत स्वर में आदेश दिया, डार्क नाइट, उतर आओ। अचानक उसके पैरों के नीचे एक विशाल मैजिक सर्कल चमक उठा। पूरी गुफा उसकी रोशनी से जगमगा उठी। घूमती हुई छायाओं में से मृत्यु की देवी डार्क नाइट प्रकट हुई। उसने झुककर कहा, मैं अपने स्वामी के बुलावे पर आ गई हूं। फिर उसकी नज़र सीधे विशाल काइमेरा पर पड़ी। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, तो यही मेरा प्रतिद्वंद्वी है, एक बिल्ली का बच्चा। उसके बाद डार्क नाइट ने सिर्फ एक शब्द कहा, डिसअपेयर। अंधेरी ऊर्जा तुरंत एक घूमते हुए भंवर में बदल गई। उसने काइमेरा को चारों ओर से घेर लिया। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। अगले ही पल एक चमकदार प्रहार हुआ। देवी ने काइमेरा को सीधे चीर डाला। सब कुछ एक ही पल में खत्म हो गया। जो राक्षस कुछ सेकंड पहले पूरी टीम को डर से जकड़ चुका था, अब वो बेजान पड़ा था और धीरे धीरे धूल बनकर बिखर गया। मार्टिन बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन एक के बाद एक उभरने लगे। लेवल बढ़ा, एक नया आइटम प्राप्त हुआ, लेजेंडरी काइमेरा। फिर और भी संदेश आए, नई स्किल्स अनलॉक हुईं, डार्क एलिमेंट स्फीयर और नेक्रो एनहांसमेंट। मार्टिन की ताकत तेजी से बढ़ने लगी। उधर बचे हुए शिकारी टूटे हुए पत्थरों के पीछे छिपे थे। वे कांप रहे थे और मार्टिन को डर और अविश्वास से देख रहे थे। जब आखिरकार ये तय हो गया कि काइमेरा सच में मर चुका है, एक एग्जिट पोर्टल गुफा में खुल गया। बिना एक शब्द बोले सभी शिकारी उस रोशनी की ओर भागे। वे बस एक ही चीज चाहते थे, इस आदमी से जितना दूर हो सके उतना दूर जाना। लेकिन मार्टिन ने सब कुछ सुन लिया था। उसने शांत स्वर में उन्हें बुलाया और वो शब्द उन पर किसी वार की तरह गिरे। सबके कदम एक साथ रुक गए। मार्टिन धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी। वो बोला, इतनी जल्दी जाने की क्या जल्दी है? डार्क नाइट ने शांत स्वर में कहा, मेरी अवमानना मैं सहन नहीं करती। उसने उन्हें याद दिलाया कि कुछ देर पहले इन्हीं लोगों ने मार्टिन का अपमान किया था। एक क्रूर मुस्कान के साथ पूछा, क्या मैं इन्हें मार दूं? लेकिन मार्टिन ने उसे रोक दिया। उसने कहा, जरूरत नहीं, इन लोगों ने कोई बड़ा पाप नहीं किया। अचानक एक महिला शिकारी घुटनों के बल गिर पड़ी। उसने सिर झुकाकर माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि वो अंधे थे और उन्होंने बहुत अपमान किया। उसने जान बख्शने के लिए धन्यवाद कहा। मार्टिन कुछ पल तक उसे चुपचाप देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई। वो बोला,
दया मुफ्त में नहीं मिलती। अगर सच में जिंदा जाना चाहती हो तो अपनी सच्ची निष्ठा दिखाओ। उसी क्षण लड़की समझ गई कि ये निष्ठा उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा महंगी पड़ेगी। आखिर में मार्टिन ने उन्हें पूरी तरह लूट लिया। हजारों गोल्ड कॉइन्स, दर्जनों पोशंस, सब कुछ लेकर वो डंजन से बाहर निकला और पीछे वे शिकारी लगभग अपने अंडरवियर में खड़े रह गए। मार्टिन ने महसूस किया उसकी नई स्किल डार्क एलिमेंट स्फीयर बेहद खतरनाक थी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा स्टैमिना और मना खर्च होता था। हालांकि उसकी पैसिव स्किल, जो ऊर्जा की खपत काफी कम कर देती थी, उस समस्या को अब उतना गंभीर नहीं रहने देती थी। डंजन से बाहर निकलने के बाद मार्टिन ने अपना रूप बदल लिया और सीधे शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद वो एक गन शॉप के सामने लुका। कांच के पीछे रखे हथियारों को वो ध्यान से देखने लगा। आखिरकार उसने तय किया, अब समय आ गया है अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड करने का, और वो शांत कदमों से अंदर चला गया। अंदर प्रवेश करते ही दुकान का मालिक उसके सामने आया, लेकिन मार्टिन ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सीधे दीवारों पर टंगे हथियारों की ओर बढ़ गया। उसने एक तलवार उठाई और ध्यान से उसे देखने लगा। दुकानदार उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब उसकी नज़र मार्टिन के साधारण कपड़ों पर पड़ी तो उसने तुरंत मान लिया कि ये बस एक गरीब आदमी है जो उसका समय बर्बाद कर रहा है। धीरे धीरे उसकी झुंझलाहट बढ़ने लगी, लेकिन मार्टिन पूरी शांति से हथियारों का निरीक्षण करता रहा। फिर वो एक स्टाफ के सामने रुका। उसका नाम था सेप्टर ऑफ हेडीज। मार्टिन ने पूछा, इसकी कीमत क्या है? दुकानदार ने घमंड से मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक असली खजाने को देख रहे हो। इसकी कीमत है 20 लाख गोल्ड कॉइन्स। अचानक मार्टिन के हाथ में चमकदार बैंगनी आभा चल उठी। उसने शांत स्वर में पूछा, तो ऐसी चीज की कीमत कितनी होगी? अगले ही पल दुकानदार की आंखें फैल गईं। वो लगभग जगह पर जम गया। हकलाते हुए उसने कहा, ये तो लेजेंडरी मटेरियल है। इसकी कीमत नीलामी में कम से कम 25 लाख गोल्ड कॉइन्स हो सकती है। फिर उसने पूरी हैरानी से पूछा, तुम जैसे आदमी के पास ऐसी चीज कैसे हो सकती है? अगले ही पल वो झुक गया और जल्दी जल्दी माफी मांगने लगा। उसने स्वीकार किया कि ये सामग्री उसकी दुकान की हर चीज से कहीं ज्यादा मूल्यवान थी। फिर उसने मार्टिन से थोड़ा इंतजार करने को कहा और जल्दी से पीछे के कमरे में चला गया। अंदर जाते ही दुकानदार अपने सहायक के करीब झुका और धीरे से बोला, यही है वही आदमी जिसे यांग परिवार ढूंढ रहा है। उसने आदेश दिया, तुरंत उनसे संपर्क करो, मैं खुद इसे यहीं रोक के रखूंगा। कुछ देर बाद मार्टिन ने पूछा, और कितना इंतजार करना पड़ेगा? दुकानदार ने घबराई मुस्कान के साथ कहा, बस सब लगभग तैयार है, थोड़ा और इंतजार कीजिए। उसी क्षण मार्टिन की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। उसने धीरे से पूछा, तुम इतने नर्वस क्यों हो? और अगले ही पल धड़ाम, एक विशाल 2 हाथ वाली तलवार सीधे उसके पास जमीन में धंस गई। दरवाजा खुला और भारी कवच पहने कई नाइट्स अंदर आए। उनका लीडर आगे बढ़ा और घोषणा की, हम हैं क्लास चेंज टेम्पल की एलीट फोर्स। फिर उसने कहा, यांग परिवार ने हमें तुम्हें मारने के लिए हायर किया है। जवाब में मार्टिन ने अपनी आभा छोड़ दी। नीली आग पूरे दुकान में फैल गई। उसके पीछे डार्क नाइट प्रकट हुई। मार्टिन ने ठंडे स्वर में कहा, तो क्लास चेंज टेम्पल भी यांग परिवार के साथ मिला हुआ है। पूरा स्थान चूहों के घोंसले जैसा लगता है। डार्क नाइट ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, एक छोटा सा नाइट मेरे स्वामी का अपमान करने की हिम्मत करता है। उसने हाथ उठाया और तुरंत कंकाल योद्धाओं को बुला लिया। वो जमीन से उठे और तेजी से आगे बढ़े। कुछ ही सेकंड्स में उन्होंने सुनहरे बालों वाले नाइट लीडर को चारों ओर से घेर लिया। लेकिन वो आदमी जरा भी परेशान नहीं हुआ। उसने बस हल्के से आंखें सिकोड़ लीं, फिर अपनी तलवार पूरी ताकत से घुमाई। सुनहरी ऊर्जा धमाके से फूटी। एक ही बार में कंकालों की हड्डियां टूट गईं। नीली आग चारों ओर बिखर गई। फिर वो हंसा, हमारी स्क्वाड खास तौर पर अनडेड और डीमंस को खत्म करने में माहिर है। इसके बाद उसकी नज़र सीधे डार्क नाइट पर रुकी। उसने कहा, काल की मौत तुमने इसी के जरिए की थी, आंखों के संपर्क से।
फिर उसने गर्व से घोषणा की, हर ए रैंक ग्रे नाइट हाई लेवल इक्विपमेंट सेक्रेड हार्ट से लैस है। हमारे लिए लेवल 60 बॉस को मारना भी कोई बड़ी बात नहीं। इतना कहकर वो तलवार उठाकर सीधे मार्टिन की ओर दौड़ा। वो चिल्लाया, अब तुम्हारा सहारा बेकार है, अब तुम बस शांति से मरने की तैयारी करो। लेकिन मार्टिन अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने बस शांत स्वर में कहा, मरना तुम्हें चाहिए। उसी क्षण मार्टिन के पीछे खड़ी डार्क नाइट ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चारों ओर दिव्य अंधकार की शक्ति तेजी से इकट्ठा होने लगी। सुनहरे बालों वाला नाइट हंसते हुए आगे बढ़ा। वो घमंड से बोला, हम इंस्टेंट डेथ से इम्यून हैं, तुम्हारी ये शक्ति हम पर काम नहीं करेगी। लेकिन अचानक आसमान के ऊपर एक विशाल आंख खुल गई। वो आंख स्वर्गीय बिजली से घिरी हुई थी। ये थी एसएसएस रैंक देवता की सच्ची शक्ति, डेथ गेज। उस दिव्य दृष्टि के नीचे सेक्रेड हार्ट सीधे 2 टुकड़ों में टूट गया और उसी पल नाइट के चेहरे का घमंड खौफ में बदल गया। डार्क नाइट की शक्ति ने उसे पीछे फेंक दिया। उसके मुंह से खून फूट पड़ा। वो जोर से पत्थर की जमीन पर गिरा। मार्टिन और डार्क नाइट बस चुपचाप उसे देखते रहे। नाइट ने हताशा में बड़बड़ाया, ये असंभव है। मैंने ऐसा इक्विपमेंट पहना था जो इंस्टेंट डेथ से इम्यूनिटी देता है। मार्टिन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। फिर उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो सिर्फ रेयर रैंक इक्विपमेंट नहीं। तुमने गलती की जब तुमने सोचा कि ऐसा घटिया इक्विपमेंट एक देवता की नज़र को रोक सकता है। अपने लीडर को ज़मीन पर पड़ा देखकर बाकी नाइट्स घबरा गए। उनमें से एक चिल्लाया, हमारे कप्तान को मार दिया गया। लेकिन मार्टिन ने उन्हें शोक मनाने का 1 सेकंड भी नहीं दिया। उसने अपनी हथेली में माना इकट्ठा करना शुरू किया। फिर शांत स्वर में बोला, अब मुझे डार्क नाइट की भी ज़रूरत नहीं, मैं खुद तुम सबको ख़त्म कर सकता हूँ। इतना कहते ही उसने अपना जादू छोड़ दिया। एक विशाल गहरे नीले रंग की ऊर्जा उसकी हथेली से फूट पड़ी। उधर बचे हुए नाइट्स और प्रीस्ट्स जल्दी जल्दी एक डिफेंसिव लाइन बनाने लगे। एक प्रीस्ट चिल्लाया, होली प्रोटेक्शन। अगले ही पल उनके सामने एक विशाल सुनहरा बैरियर खड़ा हो गया। सभी ने अपनी बची हुई ऊर्जा उस ढाल में डाल दी। एक नाइट बोला, इस आदमी की स्किल्स बहुत ज़्यादा माना खाती हैं, उसकी एनर्जी अब लगभग ख़त्म हो चुकी होगी, बस पहले इस हमले को झेलो फिर पलटवार करेंगे। ये सुनकर मार्टिन बस हंस पड़ा। उसके लिए तो ये अभी शुरुआत थी। उसने शांत स्वर में कहा, तुम्हें लगता है मेरी माना इतनी जल्दी ख़त्म होगी? तुम्हारी कल्पना बहुत छोटी है। उसी क्षण जमीन से नीली ऊर्जा के विशाल स्तंभ उठने लगे। वे मार्टिन को चारों ओर से घेरने लगे। उसका हमला इतना विशाल था कि उसने पूरे सुनहरे बैरियर को ढक लिया। प्रीस्ट की आंखें डर से फैल गईं। उसने देखा होली शील्ड पर तेजी से दरारें फैल रही थीं। अगले ही सेकंड धड़ाम, सुनहरी ढाल पूरी तरह टूट गई। नाइट्स घबराकर चिल्लाए, भागो, इस आदमी को हराना असंभव है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल एक भयानक विस्फोट हुआ। पूरा हॉल हिल उठा। जब सब शांत हुआ, नाइट्स हर तरफ बेजान पड़े थे। प्रीस्ट्स राख बन चुके थे और विनाश के ठीक केंद्र में मार्टिन अकेला खड़ा था। उसी समय सिस्टम ने घोषणा की, लेवल अप। मार्टिन सीधे लेवल 22 पर पहुंच गया और साथ ही एक नई स्किल भी अनलॉक हुई। दुकानदार कांपते हुए ये सब देख रहा था। अब उसे समझ आ गया था, उसके सामने कोई इंसान नहीं, एक राक्षस खड़ा है जिसने पूरी एलीट नाइट ऑर्डर को एक ही पल में मिटा दिया। ये महसूस करते ही वो जल्दी से उठा। उसे बस एक ही बात समझ आई, भागो, अपनी जान बचाओ। वो तेजी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन एक कदम भी आगे बढ़ने से पहले मार्टिन की आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? वो वहीं रुक गया। मार्टिन ने शांत स्वर में कहा, हमने अभी भुगतान तो किया ही नहीं। उसके पैर तुरंत जवाब दे गए। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। कांपते हाथों से उसने सेप्टर ऑफ हेडीज आगे बढ़ाया और रोते हुए बोला, प्लीज इसे मुफ्त में स्वीकार कर लीजिए, बस मेरी जान बख्श दीजिए। मार्टिन ने स्टाफ को हाथ में लिया और ध्यान से उसकी शक्ति को महसूस किया। वास्तव में सेप्टर ऑफ हेडीज एक एपिक रैंक आइटम था। यह अटैक, माना और डिफेंस
तीनों को बढ़ाता था, साथ ही डार्क एनर्जी डैमेज को भी काफी अधिक बढ़ा देता था। मार्टिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आइटम काफी अच्छा है, लेकिन सिर्फ इतना तुम्हारी जान बचाने के लिए काफी नहीं है। ये सुनते ही दुकानदार के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जल्दी जल्दी बोला, रुको, मेरे पास और भी जानकारी है। मैंने पहले इस सेप्टर का अध्ययन किया था और मुझे पता चला ये हेडीज सेट का एक हिस्सा है। मार्टिन की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। दुकानदार ने कांपती आवाज में आगे कहा, किंवदंती है, जो भी पूरा हेडीज सेट इकट्ठा करेगा उसे सच्ची शक्ति प्राप्त होगी, ऐसी शक्ति जो जीवन और मृत्यु दोनों को नियंत्रित कर सकती है। यह सुनकर मार्टिन की रुचि स्पष्ट रूप से बढ़ गई। दुकानदार लगभग रोते हुए बोला, मैंने जो कुछ जाना सब बता दिया। मैं अब वे मटेरियल भी नहीं चाहता जो मैंने तुमसे खरीदे थे। मैं सब कुछ वापस कर दूंगा, बस मुझे जाने दो। लेकिन मार्टिन को सिर्फ शब्दों पर भरोसा नहीं था, उसे गारंटी चाहिए थी। डार्क नाइट धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। वो बोली, तो फिर उसे रिवर स्टिक्स की शपथ दिला दो। अगले ही पल हवा में अजीब लहरें उठीं। फर्श से काली जलधाराएं उभरने लगीं। धीरे धीरे वे दुकानदार के पैरों को लपेटने लगीं। वो डर से जम गया और तभी उन काले पानी से हड्डियों जैसे हाथ बाहर निकल आए। उन्होंने दुकानदार के पैरों को पकड़ लिया और उसे धीरे धीरे नीचे खींचने लगे। वो दहशत में चीख उठा। मार्टिन ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, मेरा इरादा तुम्हें मारने का नहीं है, बस रिवर स्टिक्स के सामने कसम खाओ कि आज जो कुछ हुआ, नाइट्स के साथ मेरी लड़ाई, उसके बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। दुकानदार ने घबराकर बार बार सिर हिलाया। वो लगभग चिल्लाया, हाँ, मैं कसम खाता हूं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, कभी नहीं। इसके बाद डार्क नाइट ने अपना हाथ उठाया और गंभीर स्वर में बोली, रिवर स्टिक्स की शपथ स्थापित हो चुकी है। फिर उसने धीरे से चेतावनी दी, जो भी इस शपथ को तोड़ेगा उसे हमेशा के लिए इस नदी की गहराइयों में घसीट लिया जाएगा। अगले ही पल काला पानी गायब हो गया। हड्डियों वाले हाथ अंधेरे में विलीन हो गए और दुकान फिर से शांत हो गई। मार्टिन दरवाजे की ओर बढ़ा। बिना पीछे देखे उसने बस इतना कहा, यहीं हमारे रास्ते अलग होते हैं। और वो दुकान छोड़कर चला गया। पीछे अकेला बैठा दुकानदार दांत पीसते हुए बड़बड़ाया, इस बार मैंने सच में बहुत बड़ा नुकसान उठाया। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को समझाना शुरू किया। उसने सोचा, ये सब सिर्फ ब्लफ था। रिवर स्टिक्स जैसी कोई चीज सिर्फ डराने का तरीका है। वो खुद को यही यकीन दिलाने लगा। उधर कहानी यांग परिवार की शानदार हवेली में पहुंचती है। अचानक धड़ाम, एक भारी मुक्का लकड़ी के मेज पर पड़ा और पूरा हॉल उस आवाज से गूंज उठा। यांग परिवार का दूसरा युवा स्वामी इवैन गुस्से में खड़ा था। उसके सामने उसके अधीनस्थ रिपोर्ट दे रहे थे। वो अविश्वास से चिल्लाया, क्या कहा तुमने? 12वीं नाइट डिटैचमेंट पूरी तरह खत्म हो गई? उसने मेज पर फिर से हाथ मारा। ये कैसे संभव है? हम क्लास चेंज टेम्पल की एलीट फोर्सेस की बात कर रहे हैं। अधीनस्थ ने सिर झुकाकर कहा, वे सभी गन शॉप के अंदर मारे गए। फिर उसने जोड़ा, और दुकान के मालिक को पहले ही यहां लाया जा चुका है। कुछ ही देर में दुकानदार डरते हुए हॉल में दाखिल हुआ। वो झुककर घबराई हंसी के साथ बोला, यंग मास्टर। लेकिन इवैन ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने ठंडी आवाज में कहा, सब कुछ बताओ, कैसे मार्टिन ने पूरी नाइट स्क्वाड को खत्म किया। फिर उसने धीरे से जोड़ा, और अगर जानकारी उपयोगी हुई तो तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। ये सुन दुकानदार ने कांपती आवाज में सब कुछ बताना शुरू किया। वो विस्तार से बताने लगा कि दुकान में क्या हुआ था, कैसे मार्टिन ने डार्क नाइट को बुलाया, कैसे पूरी नाइट स्क्वाड एक ही पल में खत्म हो गई। और फिर वो उस हिस्से तक पहुंच गया जहां मार्टिन ने कुछ विशेष शक्ति का उपयोग किया था। लेकिन उसी क्षण उसके पैरों की नीचे की जमीन अचानक विकृत होने लगी, जैसे कोई काला भंवर अंदर से फूट रहा हो। एवन की आंखें डर से फैल गईं। उसने देखा, उसकी अपनी हवेली के बीचों बीच एक भयानक शक्ति फट पड़ी थी। अगले ही पल एक विशाल काले पानी का भंवर कमरे के बीच खुल गया। दुकानदार दर्द से चीख उठा।
चमत्कारी लहरों ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया और तभी उस भंवर से हड्डियों जैसे हाथ बाहर निकल आए। उन्होंने उसके पैरों को पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे नीचे खींचने लगे। दुकानदार आगे की ओर हाथ बढ़ाता हुआ चीखने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। वो धीरे धीरे काले पानी में डूब रहा था। लगभग पूरी तरह निगल लिए जाने से पहले वो बेचैनी से चिल्लाया, मैंने जानबूझकर अपनी शपथ नहीं तोड़ी, मैं ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन तभी मार्टिन की शांत आवाज गूंज उठी, हर शपथ तोड़ने वाला आखिरकार रिवर स्टिक्स की गहराइयों में खींच लिया जाता है। ये वही भाग्य है जो तुमने खुद चुना है। अगले ही पल दुकानदार पूरी तरह भंवर में समा गया। उसकी चीखें अंधेरे में खो गईं। उसी समय पास ही एक स्थानिक दरार खुली। वो किसी पोर्टल जैसी थी और उसके भीतर से अनगिनत कंकाल धीरे धीरे बाहर आने लगे। पूरा कमरा मौत की गंध से भर गया। एवन का चेहरा एकदम बदल गया। जैसे ही उसने उन प्राणियों को देखा वो तुरंत पीछे हट गया। एक एक करके कंकाल उसकी ओर बढ़ने लगे। उसने जल्दी से चारों ओर देखा और पीछे रखे धनुष और तीरों को नोटिस किया। बिना समय गंवाए उसने उन्हें उठा लिया। एवन ने झुंझलाहट से सोचा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये जीव कहाँ से आए और मार्टिन ने इन्हें यहां तक कैसे भेज दिया। लेकिन सोचने का समय नहीं था। उसने तीर चढ़ाया और कंकालों पर लगातार वार करने लगा। तीर एक के बाद एक हड्डियों को चीरते गए, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। जितना वो मारता उतने ही और सामने आ जाते। धीरे धीरे उसे पीछे धकेला जाने लगा। तभी आसमान से एक शक्तिशाली जादू उतरा। चमकदार रोशनी ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया और एक ही पल में सभी कंकाल पूरी तरह नष्ट हो गए। एवन ने हैरानी से ऊपर देखा। उसकी रक्षिका एक लड़की थी। वो अचानक उसके सामने प्रकट हुई थी। उस लड़की ने उसे घूर के हुए कहा, तुम सच में काफी पथेटिक हो, कुछ मरे हुए लोगों से भी नहीं निपट पाए। एवन ने थोड़ा शर्मिंदा होकर चुप्पी साध ली। फिर लड़की ने शांत स्वर में समझाया, ये सिर्फ रिवर स्टिक्स के अस्थायी रूप से खुले द्वार थे, वे जल्द ही अपने आप बंद हो जाएंगे। और सच में उसके शब्दों के तुरंत बाद ही काला भंवर धीरे धीरे गायब होने लगा। कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ फिर से शांत हो गया। एवन ने कुछ देर तक उस गायब होते पोर्टल को देखा, फिर गहरी सांस ली। उसे आखिरकार राहत महसूस हुई। फिर एवन ने लड़की के कंधे पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए शादी के लिए। तुम सच में ऐसे सम्मान के योग्य हो। लेकिन अगले ही पल लड़की ने उसका हाथ झटक दिया। उसने ठंडी आवाज में कहा, हालांकि क्लास चेंज टेम्पल यांग फैमिली के साथ सहयोग करता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें इतना घमंडी होने का अधिकार मिल गया। एवन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब मैं मार्टिन को मार दूंगा जिसने हमारी प्रतिष्ठा बर्बाद की, तब टेम्पल के एल्डर्स हमारी शादी का पूरा समर्थन करेंगे। इस बीच एक और स्थान पर कहानी खुल रही थी। मृत्यु का रेगिस्तान, एक ऐसा क्षेत्र जिसका खतरे का स्तर बेहद ऊंचा था। इस रेगिस्तान में अनगिनत दानवीय जीव रहते थे। इसी कारण बहुत कम साहसी यहां प्रवेश करने की हिम्मत करते थे। और यहीं रहता था लेवल 65 का राक्षस, मृत्यु का देवता अनुबिस। उसी समय ये शासक भयंकर क्रोध में था, क्योंकि किसी ने उसकी शांति भंग करने की हिम्मत की थी। उसके सामने खड़ी थी डार्क नाइट और उसके पीछे अनगिनत कंकाल सैनिक। अगले ही पल अनुबिस ने अपनी सेना बुला ली। उसके आदेश पर कोबाल्ट्स की विशाल सेना अचानक प्रकट हुई और तुरंत वे कंकाल सेना पर टूट पड़े। पूरा रेगिस्तान युद्ध की आवाजों से गूंज उठा। मार्टिन शांत भाव से सब देख रहा था। उसने कहा, जैसा सोचा था, हेडीज इक्विपमेंट की शक्ति वास्तव में प्रभावशाली है, लेकिन मेरे सैनिकों की गुणवत्ता फिर भी बेहतर है। इसके बाद उसने अपनी स्किल सक्रिय की, नेक्रो कंट्रोल एनहांस्ड। इस स्किल के कारण उसके कंकालों की शक्ति और भी बढ़ गई। अब वे पहले से कहीं ज्यादा भयानक हो चुके थे। कुछ ही समय में कंकालों ने कोबाल्ट्स को पूरी तरह दबा दिया और जल्द ही अनुबिस की पूरी सेना समाप्त हो गई।
ये देखकर अनुबिस पूरी तरह क्रोधित हो गया। उसकी सेना इतनी आसानी से नष्ट हो गई थी। उसने भारी आवाज में कहा, इतना घमंड मत करो, अब मैं स्वयं लड़ूंगा। फिर उसने अपने हाथ में एक दिव्य स्टाफ बुलाया और मृत्यु के देवता ने घोषणा की, अब मैं गंभीर हो रहा हूं। सबसे पहले अनुबिस ने दिव्य तराजू निकाले। फिर उसने एक पल में मार्टिन का हृदय एक पलड़े में रख दिया और दूसरे पलड़े में एक पंख। उसी क्षण मार्टिन की छाती में असहनीय दर्द उठा, जैसे कोई उसका दिल मुट्ठी में दबा रहा हो। वो एक घुटने पर गिर पड़ा और अपनी छाती पकड़ ली। अनुबिस ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हारा हृदय मेरे नियंत्रण में है। यदि तराजू जरा भी झुक गया तो इसका अर्थ होगा कि तुम्हारे पाप इस पंख से भारी हैं, और तब तुम्हारी सजा होगी मृत्यु। अगले ही पल तराजू झुक गया। अनुबिस ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे पाप भारी हैं, मैं तुम्हें मृत्यु की सजा देता हूं। उसी क्षण एक भयंकर विस्फोट हुआ। मार्टिन दर्द से चिल्लाया। उसने अपनी छाती कसकर पकड़ ली, लेकिन अगले ही पल वो धीरे धीरे फिर से खड़ा हो गया। दर्द गायब हो चुका था। उसके चेहरे पर एक मजाक उड़ाती मुस्कान थी। फिर उसने कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अनुबिस कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह जड़ हो गया। वो समझ ही नहीं पाया कि अभी क्या हुआ। मार्टिन ने धीरे से कहा, मैं अंधकार और मृत्यु का सच्चा स्वामी हूं। इंस्टेंट डेथ मुझ पर काम नहीं करती। यह सुनकर अनुबिस चिल्लाया, असंभव, तुम सिर्फ एक इंसान हो। लेकिन उसके भीतर डर जन्म ले चुका था, क्योंकि मार्टिन की डार्क ऑरा अब मानव जैसी नहीं लग रही थी। मार्टिन ने उसे सोचने का एक पल भी नहीं दिया। उसने डार्क नाइट की ओर देखा और आदेश दिया, लड़ाई खत्म करो। आदेश मिलते ही डार्क नाइट आगे बढ़ी। उसकी हथेली में भयंकर अंधकार इकट्ठा होने लगा। जब अनुबिस को समझ आया कि उसकी मृत्यु तय है, तब उसने सच्चा भय महसूस किया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल डार्क नाइट ने अपना हमला छोड़ दिया। उसने एक ब्लैक होल जैसा भयंकर भंवर बनाया। वो सीधे अनुबिस को निगल गया। अनुबिस चीखता रहा जब उसका शरीर धीरे धीरे टूटने लगा। कुछ ही सेकंड में मृत्यु का देवता राख बन गया। जैसे ही अनुबिस मरा, उसके गले से एक नेकलेस नीचे गिरा। उसी क्षण मार्टिन की आंखों के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन चमक उठे। प्लस 64,000 EXP प्राप्त, लेवल अप, लेवल 35 हासिल। मार्टिन ने शांत भाव से गिरा हुआ आइटम उठाया। वो था हेडीज पेंडेंट। उसकी विशेषताएं वास्तव में अविश्वसनीय थी। ये सिर्फ शक्ति नहीं बढ़ाता था, बल्कि विभिन्न नेगेटिव कंडीशन से इम्यूनिटी भी देता था। मार्टिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बुरा नहीं, अब हेडीज इक्विपमेंट का दूसरा हिस्सा भी मेरे हाथ में है। उसने पेंडेंट अपने पास रख लिया और वापस लौटने की तैयारी की। वो जानता था अभी उसे 3 और हिस्से चाहिए, तभी वो यांग फैमिली का सामना कर सकेगा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, पीछे से एक आवाज आई, रुको। मार्टिन धीरे धीरे पलटा और जो उसने देखा उससे वो भी कुछ पल चौंक गया। उसके सामने अनुबिस खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, बल्कि सम्मान था। अनुबिस ने धीरे से कहा, तुम्हारी शक्ति मेरी अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। मैंने निर्णय लिया है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। फिर मृत्यु का देवता एक कदम आगे बढ़ा और घुटनों के बल झुक गया। उसने घोषणा की, यदि तुम मुझे योग्य समझो तो मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूं। ये देखकर डार्क नाइट भी पूरी तरह चौंक गई, क्योंकि एक देवता का स्वेच्छा से समर्पण करना बहुत दुर्लभ था। मार्टिन ने हल्की मुस्कान के साथ अनुबिस को स्वीकार कर लिया। फिर उसने उसे हेडीज पेंडेंट के भीतर सील कर दिया। अब वो उसका नया समन था। मार्टिन स्पष्ट रूप से इस परिणाम से बहुत प्रसन्न था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस डंजन से इतना समृद्ध लूट मिलेगा। उसे सिर्फ EXP और एपिक आइटम ही नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड भी मिल चुका था। इसके बाद उसने काला पोर्टल खोला और डंजन से बाहर निकल गया। चलते हुए उसने सोचा, उसे अभी भी हेडीज सेट के 3 और हिस्से चाहिए,
तभी वो यांग फैमिली के खिलाफ अंतिम युद्ध लड़ सकेगा। लेकिन अचानक ऊपर से 2 तीर तेजी से उसकी ओर आए। तीर सीधे अपने लक्ष्य पर लगे और अगले ही पल एक भयानक विस्फोट हुआ। धुआं चारों ओर फैल गया। जो लोग इस घात के पीछे थे वे थे एवन और पैट्रिशिया। एवन घमंड से मुस्कुराया और बोला, आखिरकार मैंने तुम्हें घात लगाकर पकड़ ही लिया। लेकिन पैट्रिशिया ने ठंडी आवाज में कहा, जश्न मनाने की अभी जल्दी है, पहले ये सुनिश्चित कर लो कि वो सच में मर चुका है। दोनों की नजर धुएं के बादल पर टिकी रही और अगले ही पल उस धुएं के बादल से मार्टिन पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल आया। उसने ठंडी आवाज में कहा, छाया में छिपकर पीछे से वार करना, तुम सच में काफी कचरा हो एवन। उसी समय डार्क नाइट उसके बगल में प्रकट हुई। उसने हल्की मुस्कान से कहा, लगता है यांग फैमिली आज मेरे लिए नई शिकार लेकर आई है। डार्क नाइट को देखकर एवन जम गया। उसके मन में तुरंत एक विचार आया। उसके सामने एक लेजेंडरी डिवाइन बीइंग खड़ी थी। लेकिन पैट्रिशिया बिल्कुल शांत रही। उसने अपनी जेब से एक विशेष वस्तु निकाली, सेलेस्टियल स्टोन। वो पूरी तरह आश्वस्त थी। उसने कहा, हमारे पास भी अपना ट्रम्प कार्ड है, चेरुबिम। फिर उसने स्टोन को एक्टिवेट किया। अगले ही पल उसके पीछे एक विशाल दिव्य प्राणी प्रकट हुआ, एक आर्कएंजल, चेरुबिम। पैट्रिशिया ने गर्व से कहा, मेरे पास 3 हेवनली स्टोन्स हैं और चेरुबिम एक हाई रैंकिंग आर्कएंजल है। उसकी कॉम्बैट पावर देवताओं के बराबर है और उसका लेवल 70 से भी ऊपर है। ये देखकर मार्टिन ने डार्क नाइट की ओर देखा, फिर शांत स्वर में पूछा, क्या तुम इसे इंस्टेंट डेथ के बिना हरा सकती हो? डार्क नाइट ने हल्की मुस्कान से कहा, थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन ये प्रतिद्वंदी फिर भी मेरे मुकाबले का नहीं। फिर वो एक कदम आगे बढ़ी और आत्मविश्वास से बोली, मैं इस लड़ाई को 3 मिनट में खत्म कर दूंगी। इतना कहकर वो सीधे आर्कएंजल की ओर तेजी से बढ़ी। युद्ध शुरू हो चुका था। उधर एवन ने फिर से अपने धनुष की डोरी खींची। उसने तीर सीधा मार्टिन की ओर तान दिया। उसे पूरा विश्वास था, अब कोई भी उसे बचाने नहीं आएगा। फिर उसने पैट्रिशिया को आवाज दी, मदद करो, इस कमीने को यहीं खत्म करते हैं। लड़की तुरंत दूसरी ओर जाकर खड़ी हो गई। अब दोनों ने मार्टिन को चारों ओर से घेर लिया था। लेकिन उसी क्षण मार्टिन के पैरों के नीचे एक चमकता हुआ मैजिक सर्कल उभराया। उसने शांत स्वर में कहा, तुम लोगों ने बहुत जल्दी ये मान लिया कि मेरे पास सिर्फ एक ही गॉड है। इन शब्दों के साथ उसने अपना नया सर्वेंट बुलाया, गॉड ऑफ डेथ, अनुबिस। अगले ही पल समनिंग सर्कल से भारी अंधकार उठने लगा। धीरे धीरे अनुबिस की विशाल आकृति उसमें से बाहर आई। उसका पूरा शरीर भयंकर डार्क एनर्जी से घिरा हुआ था। अब एवन के सामने एक नहीं 2 देवता खड़े थे। ये दृश्य देखकर वो पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसकी आवाज कांप गई, ये असंभव है। तुम 2 गॉड्स को कैसे समन कर सकते हो? घबराहट में एवन ने सीधे अनुबिस पर तीर छोड़ दिया। तीर हवा को चीरता हुआ तेजी से उसकी ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो गॉड ऑफ डेथ तक पहुंचा, एक तेज धातु जैसी आवाज गूंजी, क्लैंग। तीर एक अदृश्य दीवार से टकराया और तुरंत टुकड़ों में बिखर गया। तभी सबको दिखाई दिया, अनुबिस के चारों ओर एक पारदर्शी प्रोटेक्टिव शील्ड था। अनुबिस सम्मानपूर्वक मार्टिन की ओर मुड़ा। उसने कहा, आपका समन बनने के बाद मेरी शक्ति काफी बढ़ गई है। लेकिन मार्टिन ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस करो, इतनी चापलूसी जरूरी नहीं। फिर उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसने सीधा आदेश दिया, एवन को मार दो। अनुबिस ने सम्मान से सर झुकाया और अपना डिवाइन स्केल फिर से उठा लिया। इस बार परीक्षा एवन की थी। जैसे ही स्केल प्रकट हुआ, एवन ने अपनी छाती पकड़ ली। उसके दिल में असहनीय दर्द उठा। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। अनुबिस ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हारी आत्मा का वजन किया जाएगा। तुमने अपना जीवन कमजोरों को सताने में बिताया और अनगिनत अत्याचार किए। ऐसे व्यक्ति के लिए सिर्फ एक ही परिणाम है, मृत्यु। उसी क्षण तराजू में रखा दिल तेजी से नीचे गिरा। फैसला हो चुका था। अनुबिस ने अंतिम घोषणा की, डेथ। अगले ही पल
एवन का दिल उसकी छाती के अंदर ही फट गया। उसके मुंह से अचानक खून फूट पड़ा। वो हैरानी और भय के साथ नीचे देखने लगा। पैट्रिशिया ये सब बिना किसी भावना के देख रही थी। एवन की मौत उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती थी। अपनी आखिरी सांसों में भी एवन यही नहीं मान पा रहा था कि उसका अंत इस तरह होगा। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह बुझ गई। उसका जीवन समाप्त हो चुका था। मार्टिन धीरे धीरे पैट्रिशिया की ओर बढ़ा। उसने शांत स्वर में कहा, एवन मर चुका है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर जरा भी दुख नहीं है। पैट्रिशिया ने बिना झिझक उत्तर दिया, वो सिर्फ एक कमजोर आदमी था। उसकी मौत मेरे लिए कोई भावना नहीं लाती। फिर उसने अपना स्टाफ निकाला। लड़की ने आत्मविश्वास से कहा, यह लड़ाई अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी। तुम्हारा झूठा गॉड चेरुबिम का सामना नहीं कर पाएगा। वो पूरी तरह अपने आंख एंजल की जीत को लेकर निश्चित थी। लेकिन अगले ही सेकंड दूर से एक भयंकर विस्फोट की आवाज आई। पैट्रिशिया का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने आवाज की दिशा में देखा और जो दृश्य उसने देखा उसने उसकी पूरी आत्मा हिला दी। डार्क नाइट पूरी तरह शांत खड़ी थी और उसके पैरों के नीचे गिरा पड़ा था चेरुबिम का शरीर। हार चुका था पूर्ण रूप से। डार्क नाइट ने उदासीन स्वर में कहा, ये दुश्मन मेरी अपेक्षा से भी कमजोर निकला। उसी क्षण मुख्य पात्र धीरे धीरे पैट्रिशिया के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, तो बताओ, क्या अब भी तुम मेरी दुश्मन बनना चाहती हो? फिर उसने उसे एक मौका दिया। तुम्हारे पास सिर्फ एक अवसर है, झुक जाओ। ये सुनते ही पैट्रिशिया समझ गई। उसके सामने कोई साधारण इंसान नहीं, एक ऐसा राक्षस खड़ा था जिसे हराना असंभव था। इसलिए उसने फिलहाल समर्पण का नाटक करने का निर्णय लिया। उसने सोचा, अभी झुक जाना बेहतर है, बाद में मौका मिलते ही वो भाग जाएगी। फिर उसने सिर झुकाया और कहा, मैं समर्पण करने के लिए तैयार हूं। लेकिन डार्क नाइट ने तुरंत पैट्रिशिया पर संदेह भरी नजर डाली। उसने मार्टिन से कहा, मैं इस लड़की पर भरोसा नहीं करती, इसे अभी खत्म कर देना ज्यादा सही होगा। लेकिन मार्टिन ने शांत स्वर में कहा, जल्दबाजी मत करो। फिर उसने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली में डार्क एनर्जी इकट्ठा होने लगी। अगले ही पल जमीन फट गई और अनगिनत हड्डियों जैसे हाथ नीचे से बाहर निकल आए। पूरा क्षेत्र भयावह हो उठा। मार्टिन पैट्रिशिया की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करूंगा, लेकिन अपनी वफादारी साबित करने का एक तरीका है। फिर उसने स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया, तुम रिवर स्टिक्स के सामने शपथ लोगी। तुम ये कसम खाओगी कि तुम मुझे अपने मास्टर के रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार करोगी और हमेशा मेरी वफादार सर्वेंट बनोगी। ये सुनते ही पैट्रिशिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबरा कर कहा, तुम बहुत आगे जा रहे हो। मैं टेंपल ऑफ क्लास चेंज की सेंट हूं। उसकी आवाज स्पष्ट रूप से कांप रही थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि रिवर स्टिक्स की शपथ का मतलब क्या होता है। एक बार ये शपथ ले ली जाए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। ये सुनते ही मार्टिन की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें इसमें कोई समस्या है तो मैं अभी तुम्हें सीधे रिवर स्टिक्स भेज सकता हूं। अगले ही पल पैट्रिशिया के हाथ से उसका स्टाफ छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। क्लैंग। उस आवाज ने जैसे उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। फिर पैट्रिशिया धीरे धीरे घुटनों के बल गिर पड़ी। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था, कोई रास्ता नहीं बचा था, ना भागने का
न विरोध करने का। अंततः उसने सिर झुका दिया और कांपती आवाज में बोली, मैं टेम्पल ऑफ क्लास चेंज की सेंट पैट्रिशिया रिवर स्टिक्स के सामने शपथ लेती हूं कि मैं मार्टिन की सेवा करूंगी और सदैव उसके प्रति पूर्ण निष्ठावान रहूंगी। उसी क्षण शपथ पूर्ण हो गई। अदृश्य शक्ति हवा में फैल गई और उसकी किस्मत पर पूरा नियंत्रण अब मार्टिन के हाथ में था। लेकिन उसी समय पास ही एक और आकृति प्रकट हुई। वो था एवन का स्पिरिट। अपनी मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा अब भी क्रोध से जल रही थी। जैसे ही उसने ये दृश्य देखा, वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, पैट्रिशिया, तुमने मुझे धोखा दिया, उससे बतला लो, उसे मार डालो। उसकी आत्मा घृणा और पागलपन से भरी हुई थी। लेकिन मार्टिन ने शांत स्वर में कहा, ठीक इसी कारण मैंने तुम्हारी आत्मा को संभाल कर रखा था, ताकि तुम अपनी हार अपनी आंखों से देख सको। ये सुनते ही एवन का चेहरा विकृत हो गया। वो और भी जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी चीख अचानक रुक गई, क्योंकि एक अदृश्य शक्ति ने उसकी आत्मा को खींच लिया। धीरे धीरे वो अंधेरे की गहराई में गायब हो गया, हमेशा के लिए। मार्टिन ने बिल्कुल भावहीन स्वर में कहा, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं थे। तुम्हारी किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी। इसके बाद मार्टिन की नजर फिर से पैट्रिशा पर गई। वो अब भी घुटनों के बल बैठी थी। उसका माथा जमीन से लगा हुआ था। पूरा शरीर तनाव से कांप रहा था। मार्टिन धीरे धीरे उसके पास आया। कुछ पल तक वो चुपचाप उसे देखता रहा। वो सोच रहा था अब इसके साथ आगे क्या करना चाहिए। उधर पैट्रिशा के मन में सबसे बुरे विचार चल रहे थे। वो कल्पना कर रही थी कि अब मार्टिन उसके साथ क्या क्या कर सकता है। हर संभावना उसे और भी डरा रही थी। लेकिन अचानक उसके विचार टूट गए। मार्टिन ने शांत स्वर में कहा, तुमने पहले ही रिवर स्टिक्स की शपथ ले ली है, तो इतना नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही पैट्रिशा ने धीरे से अपनी नजर नीचे कर ली। उसके गालों पर हल्की सी लाली आ गई। वो कुछ नहीं बोली। फिर मार्टिन ने सीधा सवाल पूछा, हाल ही में टेम्पल ऑफ क्लास चेंज यांग फैमिली के साथ इतना करीब क्यों काम कर रहा है? ये प्रश्न सुनकर पैट्रिशा ने कुछ पल चुप रहकर सोचा। फिर उसने ईमानदारी से उत्तर दिया, इसका कारण तुम्हारे बड़े भाई शॉन है। मार्टिन की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। पैट्रिशा ने हबे कहा, वो जल्द ही अपना तीसरा क्लास शिफ्ट करने वाला है। टेम्पल उसी कारण यांग फैमिली के साथ इतना गहराई से जुड़ा हुआ है। ये सुनते ही मार्टिन के चेहरे पर पहली बार वास्तविक रुचि दिखाई दी। उसने धीरे से पूछा, कब? शॉन ठीक कब अपना क्लास चेंज करेगा? पैट्रिशा कुछ क्षणों के लिए हिचकिचाई, लेकिन अब उसके पास सच छिपाने का कोई कारण नहीं था। उसने धीरे से उत्तर दिया, बहुत जल्द, वेस्टर्न ब्रांच ऑफ द टेम्पल ऑफ क्लास चेंज में। उसी समय कहानी वेस्टर्न ब्रांच की ओर बढ़ती है। पूरा भवन एक विशाल दिव्य किले जैसा था। हर दीवार पवित्र शक्ति से मजबूत की गई थी। पूरे स्थान पर एक विशाल प्रोटेक्टिव बैरियर फैला हुआ था। उस बैरियर की वजह से कोई भी दुश्मन अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हॉल के बीचों बीच एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसने गंभीर आवाज में घोषणा की, आज टेम्पल ऑफ क्लास चेंज के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। उसके पास खड़ा था शॉन, लेवल 60 वॉरियर, डुअल क्लास ए रैंक होल्डर और होली लाइट पैलेडिन। वो चारों ओर से आती फुसफुसाहटें सुन रहा था और उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। कुछ लोग धीरे धीरे कह रहे थे, एम्परर पैलेडिन क्लास लेजेंडरी है, एक ही लेवल पर लगभग अजय। ऐसा फाइटर बहुत कम पैदा होता है। ये सब सुनकर शॉन की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसे अपनी श्रेष्ठता पर पूरा विश्वास था। उसी समय 7 स्टार चेंबर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट रोज भी वहां मौजूद थी। उसने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, इतना महत्वपूर्ण समारोह इतनी खुली जगह पर करना काफी जोखिम भरा नहीं है? फिर उसने जोड़ा, यांग फैमिली ने कई दुश्मन बनाए हैं और हाल ही में एक वांटेड क्रिमिनल भी उभर कर सामने आया है। उसका संकेत स्पष्ट रूप से मार्टिन की ओर था। लेकिन उसी क्षण
ऊपर लगे प्रोटेक्टिव बैरियर पर एक भयंकर विस्फोट हुआ। पूरा भवन जोर से हिल उठा। मेहमान अपनी जगह से लड़खड़ा गए और एक बर्फीली ठंड पूरे हॉल में फैल गई। रोज ने तुरंत ऊपर देखा और उसके दिल में अचानक एक सिहरन दौड़ गई। फिर दूसरा विस्फोट हुआ। इस बार काले धुएं ने छत को ढकना शुरू कर दिया। सफेद बालों वाले बूढ़े एल्डर का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने उस ऑरा को पहचान लिया था। वो अनडेड एनर्जी थी। अगले ही पल काला धुआं धीरे धीरे हटने लगा और उसके भीतर से मार्टिन शांत कदमों से अंदर आया। पूरा हॉल एक पल के लिए जम गया। फिर मार्टिन ने सीधे शॉन की ओर देखा और व्यंग्य भरी आवाज में कहा, आज तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्लास चेंज का दिन। इसीलिए तुम्हारा छोटा भाई खुद तुम्हें बधाई देने आया है। उसकी आवाज में स्पष्ट ताना था। शॉन और एल्डर दोनों स्तब्ध रह गए, लेकिन उनका असली झटका सिर्फ मार्टिन की एंट्री नहीं थी, बल्कि उसके पीछे पेट्रिशिया खड़ी थी, वही टेम्पल की सेंट। लेकिन अब वो चुप थी, आज्ञाकारी और स्पष्ट रूप से असहज। ये दृश्य देखकर बूढ़े एल्डर का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उसने गरजते हुए पूछा, तुमने हमारी सेंट के साथ आखिर किया क्या है? उधर शॉन ने अपनी मुट्ठियां जोर से भींच लीं। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। लेकिन मार्टिन ने बिल्कुल शांत भाव से पेट्रिशिया की ठुड्डी पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। फिर उसने कहा, अब ये सेंट नहीं रही, ये मेरी लवर है। पूरा हॉल सन्न रह गया। सबकी आंखें पेट्रिशिया पर टिक गईं। वो स्पष्ट रूप से शर्मिंदा थी, लेकिन रिवर स्टिक्स की शपथ उसे झूठ बोलने नहीं देती थी। धीरे से उसने सिर झुकाया और कहा, हाँ, ये सच है। बस इतना सुनना था। पूरा कमरा अविश्वास में जम गया। किसी के पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे। रोज ने मार्टिन को देखते हुए कहा, तो तुम वही हो, यांग क्लैन का वो ट्रेटर जिसने इतनी हलचल मचा रखी है। बाकी लोग फुसफुसाने लगे। उसने टेम्पल की सेंट के साथ ऐसा किया? इस आदमी ने अपनी मौत खुद लिख चुकी है। उसी समय गार्ड प्रीस्ट्स हॉल में आ पहुंचे। उनके लीडर ने तेज आवाज में आदेश दिया, इस नीच को अभी मार डालो, जिसने टेम्पल की शांति भंग की है। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, मार्टिन द्वारा बुलाए गए स्केलेटन्स की आंखें नीली चमक से जल उठीं। अगले ही पल वे बिजली की तरह प्रीस्ट्स पर टूट पड़े। प्रीस्ट्स समझ भी नहीं पाए और उनका लीडर एक ही पल में मारा गया। खून पत्थर के फर्श पर फैल गया। पूरा हॉल फिर से अराजकता में डूब गया। शॉन ने तुरंत अपना हथियार पकड़ लिया। वो मार्टिन को वहीं खत्म करना चाहता था, क्योंकि उसने उसका बैरियर तोड़ा था, टेम्पल में केओस फैलाया था और अब उसकी प्रतिष्ठा को सीधी चुनौती दे रहा था। लेकिन एल्डर ने उसे रोक लिया। उसने कहा, तुम्हारा क्लास एडवांसमेंट इस समय सबसे महत्वपूर्ण है। मार्टिन को मैं खुद रोकूंगा। फिर मार्टिन ने हॉल में मौजूद सभी लोगों को देखकर कहा, मेरा लक्ष्य सिर्फ 2 हैं, शॉन और टेम्पल ऑफ अवेकनिंग। बाकी लोग बस पीछे हट जाओ। अगर तुम सिर्फ देखते रहोगे तो मैं किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन बूढ़ा एल्डर पीछे हटने वालों में से नहीं था। हालांकि वो मान चुका था कि मार्टिन ने सेंट पेट्रिशिया को पकड़कर अपनी शक्ति साबित कर दी है, और वो ये भी जानता था कि उसकी अपनी ताकत मार्टिन से कम है। फिर भी वो अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार था। उसने गंभीर स्वर में कहा, अगर मुझे अपना जीवन भी देना पड़े तो भी मैं तुम्हें यहीं रोकूंगा। अगले ही पल उसने दोनों हाथ उठाए। पूरा हॉल दिव्य प्रकाश से भर गया। उसने अपनी 8th लेवल डिवाइन आर्ट सक्रिय की, ग्रेट सील।
एक विशाल सुनहरा पिंजरा मार्टिन के चारों ओर बंद हो गया। चमकदार चेन्स हर दिशा से उसे जकड़ने लगीं। मार्टिन ने चारों ओर देखा। कुछ पल के लिए वो भी समझ नहीं पाया कि ये जगह क्या थी। तभी उसे एहसास हुआ, एल्डर ने उसे सील कर दिया था। आसपास खड़े लोग हैरानी से बोले, ये ग्रेट सील है। यही सील एक बार एक गॉड टियर बॉस को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। बूढ़े एल्डर ने भारी सांस लेते हुए कहा, यह सील मेरी लाइफ फोर्स से जुड़ा है और टेंपल की सैकड़ों हाई लेवल डिवाइन आर्ट्स इसे मजबूत करती हैं। इसे तोड़ना एक पूरे कॉन्टिनेंट को नष्ट करने जितना कठिन है। उसके शब्दों में पूरा विश्वास था। सबको लगा अब मार्टिन फंस चुका है। लेकिन अगले ही क्षण पूरा सील जोरदार धमाके के साथ फट गया। बूम! सुनहरी जंजीरें टुकड़ों में बिखर गईं और धुएं के बीच से मार्टिन पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल आया। पूरा हॉल भय से जम गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बूढ़ा एल्डर तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकल आया। वो पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था मार्टिन ने उसका सील कैसे तोड़ दिया। मार्टिन धीरे धीरे उसके पास आया। फिर उसने बिल्कुल शांत स्वर में पूछा, क्या कहा था तुमने कि इस सील को तोड़ना असंभव है? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माफ करना, मुझे ठीक से समझ नहीं आया। यह सुनकर एल्डर सिर्फ गुस्से से उसे घूरता रहा, लेकिन उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। उसी समय मार्टिन के पीछे एक और विस्फोट हुआ। पूरे मंदिर के बीच एक विशाल अग्निस्तंभ आसमान तक उठ गया। सबकी नजर उधर मुड़ गई और तब सच्चाई सामने आई। ये शॉन था। इस पूरे समय में वो सफलतापूर्वक अपना क्लास एडवांसमेंट पूरा कर चुका था। अब वो एसएस क्लास में पहुंच चुका था, होली एम्परर पैलेडिन। अगले ही पल उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और उसकी पीठ से विशाल डिवाइन विंग्स उगाए। अब मार्टिन के सामने एक लेवल 60 होली एम्परर पैलेडिन खड़ा था। उसकी प्रेजेंस ही बाकी सबको दबा रही थी। रोज डर से जम गई। बाकी लोग समझ गए, अफवाहें सच थीं। शॉन वास्तव में ब्लेस्ड था। हाई क्लास एडवांसमेंट की सक्सेस रेट 1% से भी कम होती है, लेकिन वो सफल हो गया। अब वो साधारण फाइटर नहीं रहा, वो लेजेंडरी स्तर पर पहुंच चुका था। धीरे धीरे शॉन ने अपनी तलवार निकाली और मार्टिन की ओर चलना शुरू किया। पूरा हॉल सांस रोककर यह दृश्य देख रहा था। हर कदम के साथ तनाव बढ़ रहा था। लेकिन सबको चौंकाते हुए मार्टिन ने हमला नहीं किया, बल्कि वो ताली बजाने लगा। धीरे, शांत, व्यंग्यात्मक। उसने कहा, बधाई हो क्लास प्रमोशन के लिए। सच कहूं तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम सफल हो जाओगे। लेकिन शॉन ने उसे जवाब नहीं दिया। वो सीधे मार्टिन के पास से गुजर गया और अपने गुरु, उस बूढ़े एल्डर के पास पहुंचा। फिर उसने हल्का सा झुककर कहा, क्षमा करें, मुझे थोड़ी देर हो गई। लेकिन बूढ़े एल्डर ने जल्दी से कहा, नहीं, तुम देर से नहीं आए। मैं अभी भी सांस ले रहा हूं। इसका मतलब तुम समय पर हो। फिर उसने गुस्से से मार्टिन की ओर देखा और बोला, पहले हमें इसका अंत करना होगा। उधर मार्टिन ने बिना समय गंवाए अपने स्केलेटन वॉरियर्स आगे भेज दिए। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखते हैं कौन किसका अंत करता है। अगले ही पल स्केलेटन्स तेजी से शॉन की ओर बढ़े, लेकिन शॉन ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में कई अनडेड वॉरियर्स टुकड़ों में बिखर गए। हड्डियां चारों ओर फर्श पर गिरने लगीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, साधारण अनडेड मेरे समय के योग्य भी नहीं। ये देखकर मार्टिन की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं।
उसे तुरंत समझ आ गया, शॉन के पास एस क्लास कॉम्बैट स्किल है, इंपीरियल माइट मास्टरी। ये साधारण शक्ति नहीं थी, ये स्किल उसके हर वार को एक एम्परर की शक्ति देती थी। पहली बार मार्टिन थोड़ा गंभीर हुआ, बाकी लोग उत्साह से भर गए। जैसे ही शॉन सामने आया, हॉल में फैली अप्रिय ठंड गायब हो गई। लोगों को लगा जैसे उनके शरीर फिर से ऊर्जा से भर गए हों। सबको विश्वास हो गया, अब मार्टिन का अंत निश्चित है। शॉन ने अपनी तलवार सीधे मार्टिन की ओर तान दी और आदेश भरे स्वर में कहा, अपनी देवी को बुलाओ ताकि ये लड़ाई पूरी तरह से फेयर हो। मार्टिन बस मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, बाद में मुझे दोष मत देना जो तुमने खुद मांगा है। फिर उसने अपना हाथ उठाया और डार्क नाइट को समन कर लिया। अगले ही पल वो देवी फिर से अपने मास्टर के सामने प्रकट हुई। उसने चारों ओर देखा और हल्की मुस्कान दी, जैसे उसे ये खेल दिलचस्प लग रहा हो। लेकिन शॉन ने बिना डरे कहा, मैं सभी नेगेटिव इफेक्ट से इम्यून हूं, इसलिए तुम्हें सिर्फ प्योर स्ट्रेंथ पर निर्भर रहना होगा। उसके चेहरे पर पूर्ण आत्मविश्वास था, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर अचानक कांप गया। उसकी आंखें फैल गईं और वो तेजी से एक घुटने पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून का एक बड़ा थक्का बाहर गिरा। पूरा हॉल सन्न रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ। शॉन खुद भी हैरान था। वो अपनी छाती पकड़कर सांस लेने की कोशिश कर रहा था। उधर मार्टिन धीरे से हंस पड़ा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, इतना आत्मविश्वास, जबकि तुम्हारे पास डिवाइन इम्यूनिटी टू इंस्टेंट डेथ भी नहीं है। फिर वो शॉन के पास आया। उसकी आंखों में स्पष्ट तिरस्कार था। उसने झुककर धीरे से पूछा, सच बताओ, क्या तुमने वाकई सोचा था कि तुम इस कहानी के मेन कैरेक्टर हो? ये शब्द सीधे शॉन के अभिमान पर वार थे। पूरा हॉल मौत जैसी खामोशी में डूब गया, क्योंकि अब सब समझ चुके थे, ये लड़ाई सिर्फ दो भाइयों की नहीं थी, ये एक साम्राज्य के पतन की शुरुआत थी।